तो बच्चों हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले जो आपका सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है, सबसे पहले आज हम की क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये सैंपल पेपर सीधा सीधा बोर्ड की तरफ से ही पब्लिश किया गया है। होपफुली आप लोग ने सैंपल पेपर को देखा भी होगा, क्योंकि आपके ग्रुप में ये सैंपल पेपर ये पहले से ही आ चुका है। तो ये सैंपल पेपर है। तो बच्चों अगर आपके पास मार्किंग स्कीम आपको अभी तक नहीं पता है, तो मार्किंग स्कीम आपके पास क्लियर कट विजिबल है। और अभी जो आपने पेपर दिए थे तो उस पेपर में भी यही मार्किंग स्कीम फॉलो हो रही थी। तो मार्किंग स्कीम को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा और उसमें जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही करिएगा। तो अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग सबसे बाद में करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोग बाद में ही करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी की जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो ये दिस इज योर सेक्शन बी। तो सबसे पहले उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। बिल्कुल बच्चों ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन भी आपके पास गिवन है। तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास जो मेथड होते हैं वो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। और तीसरा मेथड होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे बच्चों कोई भी मेथड इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए जो सबसे आसान तरीका होता है उसी को हम यूज करके अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे आसान तरीका होता है बच्चों वो एलिमिनेशन मेथड होता है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि उसमें एलिमिनेशन मेथड भी काम करना डिफिकल्ट लगता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। और इसको अपने आप से आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे भी करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग इसको करना अपने आप से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका 21 क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे जल्दी से करके इसका आंसर हमको बता दीजिए क्या आ रहा है। तो बच्चों ये 21 क्वेश्चन है, जिसको भी मैंने करना जस्ट स्टार्ट किया। आप लोग ने कॉपी पेन अब तक निकाल लिया होगा। जितने बच्चे क्लास में आने थे वो मैंने एडमिट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के भी देता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस जब आ जाएं तो आपको सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड्स भी होते हैं। अगर आप अपने जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम भी लग जाए। लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक और बात नजर आएगी कि फर्स्ट इक्वेशन है 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। तो बच्चों आप अगर आपका ऑब्जर्वेशन भी काम कर रहा होगा तो भी आप काफी जल्दी निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऐसा है बच्चों उस क्वेश्चन में कि आप ध्यान से देखो कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम होगा वो सेम आएगा। जरा आप ध्यान से देखिए, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम होगा वो सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी हो सकता है। क्योंकि ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है, 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 4 9, और एक कैरी 10, अगेन प्लस 100y इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, अगेन 10, 5 प्लस 4 9, अगेन 10। जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन का फॉर्मेशन कितना इजी हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। और पूरी इक्वेशन को अगर आप 100 से कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो आएगी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कई सारे बच्चों का ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं जाता है, वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपके x और y या किसी का भी कोफिशिएंट आप सेम बनाएंगे तो आपको काफी बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है।
ठीक है, तो अपना टाइम अगर वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं तो जो मैंने टेक्निक आपको बताई आप उसको यूज करेंगे। अगेन बच्चों आप फिर से देखिए उन टेक्निक्स को हम दोबारा यूज कर रहे हैं। आपने अभी क्या किया था, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है ना, आपने क्या किया था, अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि x और y के जो कोफिशिएंट्स है उसमें सिमिलैरिटी है, इसलिए अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरी इक्वेशन बहुत आसान वाली बना दूंगा। तो ये बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, 49 माइनस 51, दिस इज माइनस 2x, एंड 51 माइनस 49, दिस इज प्लस का 2y इज इक्वल टू, और यहां पे क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2। क्या बात सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो बच्चों जो पहले आपके पास इक्वेशंस दी थी, अब ध्यान से देखिए उन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प से अब जो मैंने दो इक्वेशंस बनाई है वो आपको काफी आसान लग रही है। तो इनको सॉल्व करके आप एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालेंगे तो आपसे जल्दी निकल आएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करना। तो बच्चों अगर आप अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना होता है कभी कभी एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को। तो अब क्या करिए, आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9/2, और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। अब बच्चों ये आपके ऊपर है कि आप किसी बहुत बड़े मेथड से भी कर सकते हैं और किसी एक छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपने देखा क्या सब बच्चों को समझ में आया कि इस इक्वेशन को मैंने किस तरह से सॉल्व किया? क्या आप लोग समझ पाए कि क्वेश्चन को मैंने किस तरह से किया? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। होपफुली ये दो नंबर सबको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमने आसान तरीके से ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को करना स्टार्ट करिए सभी बच्चे एक साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्ट करिए। किस तरह से करेंगे, लिखा है इन द गिवन फिगर बिलो, लिखा है AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD, and angle 1 is equal to angle 2, show that triangle BAE is similar to triangle CAD। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आप करेंगे, हमको बताइए। सबसे पहले बच्चों अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल वगैरह गिवन है, उसको यूज करिए। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं एक बार चेक करिए। क्वेश्चन में गिवन है AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD, ये गिवन है। तो सबसे पहले बच्चे चेक करिए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन पहले से ही सैंपल पेपर में डला हुआ है, ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 22 है, और ये क्वेश्चन इनका कहना है कि 2 नंबर का है। तो बच्चों होपफुली आप लोग ने क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा, अब तक काफी कुछ लिख लिया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा है कि आपके पास एंगल 1 जो है
वो एंगल 2 के इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल्स इक्वल है, जैसे ये दो एंगल्स कौन से ट्रायंगल में इक्वल है, ये है ABD में, तो अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होती है। दैट मीन्स जो AB की लेंथ होगी वो BD की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं AB जो होगा वो BD के इक्वल होगा। ये आपका रिलेशन 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है जो AD अपॉन AE का रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो है AC अपॉन BD के इक्वल है ना। ये रिलेशन आप लोगों को क्या सबको समझ में आया। अब इस रिलेशन को अगर हम रीराइट करेंगे तो AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD, और BD को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BD को हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से बाय रिलेशन 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ये बन गया सेकेंड रिलेशन। और अब बच्चों अगर ये सेकेंड रिलेशन बन गया है तो अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है BAE और एक दूसरा ट्रायंगल है CAD। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। मैं एक ट्रायंगल कह रहा हूं आपसे BAE और दूसरा ट्रायंगल आपसे कह रहा हूं CAD। ये दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देख रहे हैं तो अब आप इस ट्रायंगल्स को देख करके कह सकते हैं कि जो AC अपॉन AB है वो किसके इक्वल है, AD अपॉन AE के। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। अभी आपने सेकंड रिलेशन में ये लिखा भी है, तो आप इस ट्रायंगल में दोनों में लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB जो है वो AD अपॉन AE के इक्वल है। ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन है, एंगल A कॉमन है दोनों में। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAE जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CAD के। ये कौन सी सिमिलरिटी हुई, SAS, ये SAS सिमिलरिटी हुई। उस क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बना दिया। क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छे से किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, ये सबको समझ में आ गया। क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 22 ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को बच्चों हम लोग यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह काफी है, तो हम लोग यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, find AQB which angle, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है। Given that PA and PB are tangents, P and PB are tangents to a circle such that angle APB is 75, ये बच्चों एंगल 75 है। और जो आपको एंगल निकालना है वो आप समझ ही गए होंगे कौन सा एंगल निकालना है। तो स्टार्ट करिए बच्चों, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है कि रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये रेडियस है और ये एक टैंजेंट है जिसको भी मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ये बात सबको क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो आप ये बता सकते हैं कि ये एंगल O क्या होगा, क्योंकि आपके पास PAOB एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है जिसके चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। तो A और B का जो सम है बच्चों वो पहले से ही आपके पास 90 प्लस 90 यानी कि 180 हो चुका है। तो आपके पास एंगल P प्लस एंगल O का भी सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा। क्या बात समझ में आई। तो इसका मतलब जो एंगल O है, और एंगल O का आप पूरा नाम लिखना चाहें तो आप एंगल O का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, विच इज AOB। तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, 180 माइनस एंगल 75। तो 180 में से 75 जब माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। चेक करिए क्या आपका 105 आया, ये एंगल 105 आ गया। AQB 52.5। ठीक है,
और 105 का अगर हम हाफ कर देंगे तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि ये थ्योरम होती है कि एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो बच्चों ये जो थ्योरम होती है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के बाद ही आप लिखेंगे ए क्यू बी जो है वो 105 का हाफ होगा। तो बच्चों थ्योरम आपको एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी, तो आप लिखने की आदत डाल दीजिए। दिस इज एंगल एट द रिमेनिंग एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये बच्चों आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इज हाफ द एंगल subtended by the arc at the center क्या समझ में आ गया? इसको लिखने के बाद ही बच्चों आपको जो आप हमको बता रहे हैं वो लिखना होगा। यानी आप लिखेंगे जो ए क्यू बी है वो होगा हाफ ऑफ एंगल 105। तो जिस बच्चे ने आंसर बताया 52.5, उसके लिए पहले आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। इसमें हर स्टेप पे नंबर होते हैं, तो स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास 2 पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना होगा, तो जो आपको आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज में कॉपी करके ले जाते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। तो किसी से अगर क्वेश्चन नंबर 24 हो तो बिल्कुल मेरे को रिस्पॉन्ड करें, मैं इसके लिए एक पेज क्रिएट कर देता हूं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिनट हैंड बड़ी वाली हैंड होती है और आर वाली हैंड सबसे छोटी होती है। तो जो लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7 मतलब 7:05 से लेकर के 7:40 तक। इसने जो भी एंगल बनाया है वो आपको निकालना है। तो ये काम है बच्चों। 66 क्या आंसर आएगा बेटा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस बच्चे ने आंसर एकदम सही बताया है। तो हो सकता है आप पहले से भी लगा के तो नहीं बैठे, अगर पहले से लगा के बैठे हुए तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस पे को बीच बीच में चेंज भी करता रहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 7:05 से लेकर के 7:40 यानी टोटल 35 मिनट्स हुए। ठीक है, टोटल क्या हुए? 35 मिनट्स हुए। तो 35 मिनट्स में ये कितना एंगल सबटेंड करेगा? क्योंकि 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करती है ये सुई? 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री। तो 210 सबटेंड करेगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाती होगी ये बात। तो जो एंगल सबटेंड होगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं आंसर, इट विल मूव थ्रू, कितना मूव करेगा? दिस इज 35 into 6, दैट इज 210। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों जो एरिया होगा वो होगा θ/360 into πr²। पाई इज 22/7, r इज 6 into 6। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो मेरे को इस पेपर में डिफिकल्ट टाइप भी लगते हैं। तो मैं थोड़े से डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस ही ले लेता हूं जल्दी से।
तो आपने ध्यान दिया होगा जो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट है, ये रिसेंटली मैंने आपसे एग्जाम में पूछा भी है और काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया था। सर आईसीएससी का कब करवाएंगे? हाँ, आईसीएससी वाला जस्ट इसके बाद अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो मेरे हिसाब से ये पेपर जो है सारे बच्चे देख चुके हैं पहले से भी। हो सकता है आपने अटेम्प्ट किया हो तो आपको ये पेपर इजी भी लग रहा हो। ठीक है, मेरे ख्याल से पेपर तो सबने देखा ही है। तो क्या ये पेपर डिस्कस कराने की जरूरत है कि आप लोग कर सकते हैं इसको अपने आप से? सर कर लेंगे। अच्छा, ये पेपर आप लोग कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये पेपर अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ऐसा होगा कि जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी कॉपी में चेक भी करूंगा। तो ये मैं इसको डाल देता हूँ होमवर्क, मतलब नेक्स्ट टर्न पे मैं आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कॉपी में चेक करूंगा। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये बच्चों आपका होमवर्क भी हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करता हूँ। तो आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कॉपी में करके मेरे को चेक भी कराएंगे। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ब्रेक करता हूँ।